हेलो गाइज, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकर में। तो गाइज, आपको हमारे चैनल में बीएससी एमएससी फिजिक्स के रिगार्डिंग जितने भी एंट्री एग्जाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, चाहे वो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट टीचिंग पोस्ट हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो तो उसकी वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट कर दी है और हमने अपने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता क्या है। हमने देखा बेसिस क्या होता है, लैटिस क्या होता है, फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हमने उसकी टाइप्स को देखा, तो डिटेल में उसको डिस्कशन किया। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं। पर उसके लिए जरूरी है कि ट्रांसलेशन वेक्टर होता क्या है, क्योंकि दो लैटिस पॉइंट्स को आपस में जोड़ने के लिए जो वेक्टर चाहिए होता है वो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है। क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम हर चीज को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई भी चीज को स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद हम यूनिट सेल देखेंगे और उसके टाइप्स को देखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आपको सारे आपके कंसेप्ट क्लियर आउट हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अ वेक्टर ज्वाइनिंग अ टू लैटिस पॉइंट इज नोन एज ट्रांसलेशन वेक्टर। दो लैटिस पॉइंट को आपस में जोड़ने वाला जो वेक्टर होता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन वेक्टर बोलते हैं। तो टी ट्रांसलेशन वेक्टर को डिनोट करता है, जैसे कि आप देख सकते हो टी इज इक्वल टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर n1 n2 क्या है दोस्तों? ऑर्बिटरी इंटीजर है। ठीक है, और ए और बी वेक्टर हमारा दोस्तों क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ ट्रांसलेशन सिमेट्री। कोई भी हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर है जो सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो उसकी फंडामेंटल यूनिट्स जो वेक्टर है हमारे पास ए एंड बी है। ठीक है, मान लेते हैं हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर टू डायमेंशनल एरे में रिप्रेजेंट करना है हमने ट्रांसलेशन वेक्टर को, दो लैटिस पॉइंट को आपस में जोड़ने के लिए वेक्टर को जोड़ना है अगर टू डायमेंशन में, तो हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर मैंने 3 and 4 लिखा है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप इसको रिप्रेजेंट करता है एक ट्रांसलेशन वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं केस कंसीडर कर लेते हैं हम टू डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स में। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं अगर हम टू डायमेंशन की बात करते हैं तो स्क्वायर और रेक्टेंगल हमारे माइंड में आता है। तो हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस आप देख सकते हैं दोस्तों है, जैसे कि मैंने बेसिस में लैटिस में कवर अप किया था मैंने। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं हमारे पास बेसिस में इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस है, पीरियोडिक मैनर में अरेंज है। अगर ए और बी हमारा इक्वल होता है दोस्तों तो स्क्वायर पता ही है बनता है हमारे पास। तो ए वेक्टर भी आप देख सकते हैं दो लैटिस पॉइंट्स को जोड़ के बना है, यहाँ पर बी वेक्टर भी दो लैटिस पॉइंट को जोड़ के बना, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो हमारे कहीं बीच में होगा दोस्तों, जो कि सेम ही होगा। ठीक है ना, आप इस तरीके से लैटिस पॉइंट्स को जोड़ के आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, जोड़ के बता सकते हो किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरीके से रेक्टेंगल की बात करें दोस्तों तो ए इज नॉट इक्वल टू बी होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ये आपको पता है दोस्तों। तो ए इज इक्वल टू बी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ए वेक्टर हमारा दो लैटिस पॉइंट को जोड़ के बना हुआ एक वेक्टर है और बी वेक्टर हमारा यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट को जोड़ के बना हुआ वेक्टर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों की लेंथ भी अलग है, तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल भी फॉर्म कर सकते हो किसी लैटिस पॉइंट्स को जोड़ के। ठीक है, और भी शेप ड्रॉ हो सकते हैं, ये तो मैंने दो एग्जांपल ली है टू डायमेंशनल एरे में। ठीक है, अगर मैं ट्रांसलेशन वेक्टर की टाइप्स की बारे में बात करूं दोस्तों तो दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर और नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, अगर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की बात करूं दोस्तों तो अगर मेरे कोफिशिएंट जो n1 n2 हैं अगर वो ऑलवेज इंटीजर हो, इंटीजर फॉर्म में हो, इरेशनल नहीं हो, तो वो कौन से वेक्टर होंगे दोस्तों? प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे। आप देख सकते हैं t इज इक्वल टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर। मैंने कहा था अगर n1 n2 की वैल्यू अगर मेरी इंटीजर रहेगी, जैसे कि मैंने 1 और 2 यहां मेंशन किया है, तो इसका मतलब मेरा क्या है? ये वेक्टर ट्रांसलेशन कौन सा वेक्टर है? ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है। इज इट क्लियर? अगर मैं नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की बात करता हूं तो उस केस में जो मेरे n1 n2 के कोफिशिएंट होंगे दोस्तों क्या होंगे? वो नॉन इंटीजर होंगे, मतलब रैशनल फॉर्म में होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर n1 और n2 की वैल्यू मेरी क्या है? रैशनल फॉर्म में है, तो इस टाइप के वेक्टर को हम नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक चीज थी जो कि यूनिट सेल के लिए पता होना जरूरी था, क्योंकि हम दो लैटिस पॉइंट्स या दो से ज्यादा लैटिस पॉइंट को आपस में जोड़ने के लिए वेक्टर जो यूज करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए था।
ठीक है। अब यूनिट सेल की बात करते हैं दोस्तों। यूनिट सेल बेसिकली है क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल और लैटिस विच ऑन कंटिन्यूस रेपिटेशन कैन जनरेट द होल लैटिस, और सिंपली वी कैन से इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लैटिस। मतलब क्या है? वो एक स्मॉलेस्ट कड़ी, छोटी इकाई हमारे पूरे क्रिस्टल की या लैटिस की, जब हम उसको कंटिन्यूस रिपीट करते हैं तो हम पूरा का पूरा लैटिस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, या सिंपली कहेंगे बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे लैटिस का। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो मान लेते हैं मेरे पास एक दीवार है। ठीक है, मान लेता हूं कि मेरे पास एक दीवार है। ठीक है, तो मैंने ये ईंटें बना दी, ये 9 ईंटों से बनी मेरे पास एक दीवार है। तो ये जो सबसे छोटी इकाई है, जो मेरी पास पहली ईंट है, ये क्या है? मेरा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लैटिस है, जिसको मैं कंटिन्यूस साइड बाय साइड लगा के, साइड बाय साइड एक दूसरे के ऊपर लगा के पूरे के पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मैं बना सकता हूँ। तो वो छोटी इकाई जिसको मैंने रिपीट कर करके आपस में जोड़ कर बनाया है, वो छोटी इकाई को क्या बोलते हैं दोस्तों? यूनिट सेल बोलते हैं। वही तो लिखा है डेफिनेशन में, है ना। तो यही यहाँ पर लिखा है कि इफ वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर देन वी हैव टू अरेंज द यूनिट सेल साइड बाय साइड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटी इकाई है, इसको कंटिन्यूस अरेंज करके मैं पूरा बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस को जनरेट कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? अब मेरे दो यूनिट सेल भी दो टाइप के होते हैं, है ना। ट्रांसलेशन वेक्टर देखा, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव होता है, तो यूनिट सेल भी होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो सेल होते हैं दोस्तों जहां आपके लैटिस पॉइंट्स कहां बिलोंग करते हैं? खाली कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल में होते हैं। तो उस टाइप के यूनिट सेल को आप क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। या अगर आपका जो एन इफेक्टिव की वैल्यू, एन इफेक्टिव क्या होता है दोस्तों? इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स आपके यूनिट सेल में प्रेजेंट है, तो उसे एन इफेक्टिव कहते हैं। अगर उसकी वैल्यू दोस्तों 1 के बराबर आ जाए तो आप क्या बोलोगे? कि वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ठीक है, अगर नॉन प्रिमिटिव पूछा आपसे तो आपने लिखना है कि जो द लैटिस पॉइंट्स they are belonging to corner as well as at the center of the unit cell, then they are called non primitive unit cell। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में सेंटर में भी बिलोंग करेगा और कॉर्नर में भी बिलोंग करेगा, तो इस टाइप के यूनिट सेल को आप नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहोगे। और उस केस में आपका जो एन इफेक्टिव की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगी दोस्तों, एक के बराबर नहीं होगी, यूनिटी के बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा हेक्सागोनल है, ठीक है, आप देख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट के साथ साथ यहाँ पर सेंटर में भी प्रेजेंट है। अभी बताया कि वो हमारा नॉन प्रिमिटिव होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कैलकुलेट भी करोगे, आपको बताऊंगा कैलकुलेशन भी। यहाँ पर एन इफेक्टिव की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है। उसी तरीके से क्यूबॉइड देखोगे दोस्तों, सिंपल क्यूब, तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अगर हम बॉडी सेंटर की बात करें, मतलब बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा और कॉर्नर पॉइंट्स में भी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉन प्रिमिटिव होगा। फेस सेंटर की बात करें तो फेस के साथ साथ कॉर्नर में भी प्रेजेंट होगा, तो ये भी हमारा नॉन प्रिमिटिव होगा और इसकी एन इफेक्टिव की वैल्यू अलग होगी। ओके, तो कैलकुलेट कैसे करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की बात करें, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहां पर अगर 4 कॉर्नर यूनिट सेल की बात हो रही हो, मतलब कॉर्नर्स में 4 यूनिट सेल हैं, मतलब एक यूनिट सेल में 4 कॉर्नर्स हैं, तो उस टाइप की यूनिट सेल के लिए अगर एन इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 NC प्लस हाफ NF प्लस 1 NI। यहाँ पर NC डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है, NF प्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम फेस पे प्रेजेंट है, और NI क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम हमारे सेंटर में प्रेजेंट है ना। अगर हमारे पास एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके 6 कॉर्नर हों, तो उसमें आपको एन इफेक्टिव की वैल्यू ये देखनी है कैलकुलेट करने के लिए, 1/3 NC प्लस हाफ NF प्लस 1 NI, है ना। अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और आपका एक यूनिट सेल है जिसके 8 कॉर्नर हैं, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आपका पहला वाला ही टर्म चेंज होगा दोस्तों, कॉर्नर वाला, बाकी तो सेम ही रहेगा, आप नोटिस करोगे तो, है ना। यहाँ 1/4 था 4 कॉर्नर में, 6 में 1/3 हो गया, 8 में 1/8 आ गया। अगर 12 कॉर्नर यूनिट सेल की बात करें तो 1/6 NC प्लस हाफ NF प्लस 1 NI आ गया, है ना। तो अगेन प्रिमिटिव वो होगा जिसमें एन इफेक्टिव की वैल्यू 1 के बराबर आएगी, नॉन प्रिमिटिव में एन इफेक्टिव की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, है ना। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रॉ 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल लैटिस एंड फाइंड एन इफेक्टिव, कमेंट आइदर द सेल इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। हेक्सागोनल में पता है दोस्तों आपके पास 6 कॉर्नर यूनिट सेल हमारे पास आपके एक अप होगा एक डाउन होगा, दोनों के
फेस पे एक एक यूनिट्स, एक एक हमारे पास एटम होगा और उसके बॉडी में 3 एटम्स होंगे। ठीक है, ये आपको पता है हेक्सागोनल लैटिस का स्ट्रक्चर। आपने 12 कॉर्नर यूनिट सेल का फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि ये वाला है। आप देख सकते हैं कॉर्नर में इसके 12 कॉर्नर्स हैं इसके। ठीक है, 6 ऊपर 6 नीचे। ठीक है, ये तो बीच के एटम्स हैं, ये फेस के एटम है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो मैंने बोला है 3D में वो उसकी बात कर रहा हूँ कि 12 कॉर्नर का फॉर्मूला यहाँ पुट करना है। कॉर्नर में आपने नंबर ऑफ एटम देख लिए 12 हैं, फेस में आपके हैं 2, एक ऊपर और नीचे, इनसाइड आपके हैं 3 एटम। आपने सबकी वैल्यू पुट करनी है, आंसर आएगा 6, जो कि 1 से ज्यादा है। तो उसमें आप बोलोगे कि आपका जो सेल है वो नॉन प्रिमिटिव है दोस्तों। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव या यूनिट सेल का, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। हम इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा इस तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।